हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, बच्चों आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी आज से हमारा स्टार्ट होता है। 3 से 4 लेक्चर में इसको भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आप भी कंप्लीट करते जाइए, लेक्चर्स को देख लीजिए और नोट्स को पढ़ लीजिए। एक बार आप लेक्चर देखेंगे, एक बार नोट्स को पढ़ेंगे, आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और इजीली आप उसको कवर कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी से। तो प्लांट फिजियोलॉजी क्या होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम प्लांट की जो कार्यकी है, मतलब बोल सकते हैं इसके प्लांट के जो फंक्शन होते हैं उनकी स्टडी करते हैं, है ना। मतलब हम कह सकते हैं इट इज द स्टडी ऑफ वाइटल एंड फंक्शनल एक्टिविटीज। प्लांट फिजियोलॉजी मतलब क्या हो गया, इससे हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ वाइटल आर फंक्शनल एक्टिविटीज ऑफ प्लांट की जो भी कार्यात्मक और जो भी महत्वपूर्ण जो वर्क होता है उसकी स्टडी करना। अब जैसे इसमें मैंने लिखा कि फंक्शनल एंड वाइटल एक्टिविटीज, तो ये फंक्शनल एंड वाइटल एक्टिविटीज कौन कौन सी है। फंक्शनल एंड वाइटल एक्टिविटीज का क्या मतलब है, तो देखो फंक्शनल एंड वाइटल एक्टिविटीज का मतलब है कि प्लांट में ट्रांसपायरेशन कैसे होता है, ठीक है, उसमें डिफ्यूजन कैसे होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है ना, रेस्पायरेशन कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, मिनरल का न्यूट्रल का एब्जॉर्प्शन प्लांट के अंदर कैसे होता है। ये सारी जो एक्टिविटीज है उनकी स्टडी करना प्लांट फिजियोलॉजी कहलाता है। ये समझ लीजिए, हम क्या लिखते हैं कि जो वाइटल एक्टिविटीज होती है, जो फंक्शनल एक्टिविटीज होती है, उनका अध्ययन करना क्रो फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी कहलाता है। लेकिन वो एक्टिविटीज क्या, कौन कौन सी एक्टिविटीज जिसका हम स्टडी करेंगे इसके अंदर, तो ट्रांसपिरेशन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, रेस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस, वाटर एब्जॉर्प्शन, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हो गया, ये सारी एक्टिविटीज इसके अंदर आती है जिसकी हम स्टडी करते हैं, उसको हम बोल देते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। क्लियर है। तो 1 बाय 1 सबको यहां पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आज हम डिस्कस करेंगे वो है डिफ्यूजन। सबसे पहले आज हम डिस्कस क्या करेंगे, डिफ्यूजन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा डिफ्यूजन। क्लियर है, जितना आज कंप्लीट करवाए उतना। देखो डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन का मतलब ही होता है फैलना, ठीक है, डिफ्यूज कर देना, स्प्रेड कर देना, फैलना, इसका मतलब होता है डिफ्यूजन का सिंपल मतलब क्या है, फैलना। ठीक है, मतलब अगर आपने बोतल ली और पानी नीचे जमीन पर डाला तो पानी क्या होगा, फैलेगा, है ना। जैसे कि आपने कोई, आपके पास इत्र की शीशी है या सेंट की शीशी, आपने उस इत्र की जो परफ्यूम की जो शीशी है उसको ढक्कन खोला तो उसमें से स्मेल जो है पूरे रूम में फैल जाती है ना। आप जब परफ्यूम लगाते हो, स्प्रे करते हो अपनी बॉडी पे, है ना, क्लॉथ पे, कपड़ों के ऊपर, तो वो जो पूरे रूम में उसकी स्मेल आती है ना, उसकी जो खुशबू पूरे रूम में आती है, क्योंकि वो फैल जाती है। उसको बोलते हैं डिफ्यूजन, मतलब स्प्रेड इन ऑल दी डायरेक्शन। डिफ्यूजन का मतलब होता है चारों दिशाओं में फैल जाना, स्प्रेड इन ऑल दी डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्रो फिजियोलॉजी के सेंस में स्प्रेड का मतलब क्या, डिफ्यूजन का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे गैस का मॉलिक्यूल्स होता है, सॉलिड का, है ना, मॉलिक्यूल्स होता है और लिक्विड का मॉलिक्यूल्स होता है। ये मॉलिक्यूल जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। और कब तक करते हैं, जब तक कि वहां पे इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं आ जाती। देखो तो सिंपल लैंग्वेज में समझ लो यहाँ पे क्या है, एक मान लो एग्जांपल देता हूं, उसके बाद डेफिनेशन लिख दूंगा। ठीक है, ये एक हमारे पास पानी की टंकी है, क्या है, ये एक पानी की टंकी है। अब इसके अंदर क्या है, पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये पूरी पानी से भरी हुई है, ये पूरी भरी हुई है पानी से। ठीक, अब हम क्या चाह रहे हैं कि ये पानी का जो है, हमने एक और टंकी यहां पे रख दी, ये टंकी पूरी खाली है, ठीक है, एक और टंकी हमने यहां पे रख दी, पूरी खाली है। अब इसको एक पाइप से जोड़ दिया, ठीक है, यहां से इसको एक पाइप से हमने जोड़ दिया, किससे, एक पाइप से जोड़ दिया। अब क्या होगा, पाइप से जोड़ दिया और यहां पे क्या कर दिया हमने, दोनों तरफ से पाइप से जोड़ दिया, ठीक है, दोनों तरफ से हमने पाइप से जोड़ दिया। अब क्या होगा, यहां से पानी जो आएगा इस टंकी में आएगा, मतलब यहां पे क्या है, हायर कंसंट्रेशन है, मतलब पानी से फुल भरी हुई है, तो यहां पे क्या है, ये हायर कंसंट्रेशन है, और यहां पे बिल्कुल पानी नहीं है तो ये क्या है, लो कंसंट्रेशन है। अब जो पानी का मूवमेंट होगा यहां से यहां, ये कैसे होगा, पानी का जो मूवमेंट होगा ये यहां से इस तरफ आएगा पानी है, और कब तक आएगा, जब तक कि दोनों में बराबर, मतलब क्या कंडीशन बन जाएगी यहाँ पे,
दोनों में इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा। देखो दोनों में इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा। जैसे ये टंकी आधी खाली हो गई, इसको हमने पाइप से जोड़ा था, यहां पानी आया, ये भी क्या हो गई, इसके बराबर भर गई, ये भी यहां तक और ये भी यहां पर। मतलब ये कंडीशन क्या हो गई, इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, तो अब चीजों को समझना दोनों डायग्राम से कि दो टंकी ली थी, एक खाली थी एक भरी हुई थी, उस टंकी को हमने एक पाइप से जोड़ दिया और वाल्व खोल दिया, तो ये पानी जो है इस टंकी में आना शुरू हुआ। कब तक आएगा, जब तक कि दोनों तरफ बराबर पानी नहीं हो जाता। ठीक है, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। मतलब यहां पे हमने लिक्विड लिया, तो चाहे लिक्विड हो या गैस हो या ठोस हो, कोई भी हो, कोई भी सब्सटेंस हो, है ना, लिक्विड गैस या ठोस, तो उसको हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में वो मूवमेंट करेगा। कब तक, इक्विलिब्रियम पॉइंट तक, जब तक वो दोनों आपस में बराबर नहीं हो जाते। क्लियर है, समझ में आया होगा आई थिंक। डिफ्यूजन क्या हो गया कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आएगा। कब तक आएगा, जब तक कि वो इक्विलिब्रियम पॉइंट तक नहीं पहुंचाता। तो यहां पे हम बोल सकते हैं, यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, यहां पे हम कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट ऑफ molecules higher concentration to lower concentration, higher concentration to lower concentration is called diffusion, इज कॉल्ड डिफ्यूजन। उसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। लेकिन यहां पे कंडीशंस क्या है, देखो ये तो पहला पॉइंट हो गया कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा रहा है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आ रहा है, डिफ्यूजन। दूसरा पॉइंट अगर मैं यहां बोल दूं कि यहां पे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में तो मूवमेंट कर रहा है, लेकिन मूवमेंट तीनों में हो सकता है, एनी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस, मतलब गैस में भी, लिक्विड में भी एंड सॉलिड में भी, तीनों में करेगा। ठीक, फोर्थ पॉइंट क्या हो सकता है, अप टू इक्विलिब्रियम पॉइंट तक करेगा, अप टू इक्विलिब्रियम पॉइंट, अप टू इक्विलिब्रियम पॉइंट तक ये मूवमेंट होगा। क्लियर है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या है आपके सामने, तो एग्जाम्पल वही है, अगर ये होता है सेंट, सेंट स्प्रेड इन रूम, रूम के अंदर अगर हम कोई बोतल, सेंट की बोतल है या इत्र की बोतल, उसको खोल दें, तो इत्र के वो सेंट की बोतल है, उसके अंदर क्या हायर कंसंट्रेशन है, जैसे उसका ढक्कन हमने खोला वो पूरे रूम में चारों दिशाओं में फैल गया। कब तक फैलेगा, जब तक पूरे रूम में नहीं फैल जाता। मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा कि अंदर जो कंसंट्रेशन है बाहर जो कंसंट्रेशन है दोनों बराबर नहीं हो जाता। तो समझ में आया कि डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन का मतलब है कि हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल का मूवमेंट करना। मॉलिक्यूल सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, और कब तक मूवमेंट करेगा, जब तक वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर नहीं पहुंच जाती। अब यहां पे एक चीज और समझ लीजिए कि डिफ्यूजन की जो रेट है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, मैं यहां पे लिख देता हूं कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा किसमें होगा। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है सबसे ज्यादा किसके अंदर होगा। तो देखो रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होगा वो गैस के अंदर, गैस के अंदर डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होगा, फिर होगा लिक्विड के अंदर, और देन होगा सॉलिड के अंदर। देखो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, तो ध्यान रखना जिस भी मॉलिक्यूल्स का साइज छोटा होगा, जिस मतलब जिसका वेट या वेट बोल सकते हो या उसका आकार बोल सकते हो, जितना कम है उतना उसके अंदर डिफ्यूजन की रेट ज्यादा होगी। ठीक है, याद रखना, मतलब कि या तो बोल सकते हैं वेट या उसका जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर क्या है, कम है, तो क्या होगा, डिफ्यूजन जो है ज्यादा होगा। याद रखना, ठीक है। साइज की बजाय वेट देखना, मोस्टली तो वेट है, वेट अगर मॉलिक्यूल्स कम है तो डिफ्यूजन की रेट ज्यादा होगा। तो गैस में देखो, गैस क्या है, पार्टिकल साइज या वेट उसका बहुत ही कम होता है मॉलिक्यूल्स का, इसलिए उसमें डिफ्यूजन ज्यादा होता है। उसके बाद लिक्विड और ठोस में तो मॉलिक्यूल्स का वेट ज्यादा होता है, तो ऑब्वियसली बात है उसमें डिफ्यूजन कम होगा। तो मेनली क्वेश्चन क्या यही बनता है कि डिफ्यूजन की जो रेट है वो सबसे ज्यादा किसके अंदर होती है, तो गैस के अंदर होती है। क्लियर है, यहां तक की कहानी अपनी समाप्त होती है। डिफ्यूजन में एक चीज और समझ लो कि डिफ्यूजन होता कहां है, तो जो गैसों का एक्सचेंज होता है ना, CO2 O2 का जो एक्सचेंज होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है, चाहे प्लांट के अंदर बोलो या अपने एटमोस्फेयर के अंदर, गैसों का जो एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है। तो एग्जाम्पल आप यहां पे देख सकते हो
एग्जाम्पल देख सकते हो क्या कि जो गैसों का जो एक्सचेंज होता है, डिफ्यूजन के एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन के एग्जाम्पल की बात करूं तो यहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस बोल सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड O2, ये डिफ्यूजन के थ्रू होता है, आपस में अगर इनका एक्सचेंज हो रहा है। दूसरा, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन्स या प्लांट हार्मोन्स इन द प्लांट के अंदर जो हार्मोन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी डिफ्यूजन के थ्रू होता है, ये याद रखना। एग्जांपल ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो गैसों का एक्सचेंज होता है CO2 का O2 में एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, और अगर प्लांट का मतलब वो हो रहा है, प्लांट के अंदर जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं उनका अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है प्लांट के अंदर, वो भी डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है। तो डिफ्यूजन क्या है, अभी देखो कंफ्यूजन आगे क्रिएट होगा जब हम ऑस्मोसिस पढ़ेंगे, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट पढ़ेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन आएगा। तो लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में जाना, ये टंकी को ध्यान में रखना। हम क्योंकि सबके घर पर टंकी होती है ना, सबके घर पर क्या होती है, टंकी होती है। अगर दो टंकी पास रखी हुई है, एक टंकी खाली एक भरी हुई है, उसको एक पाइपलाइन से आप जोड़ दो और उसको वाल खोल दो, तो उस भरी हुई टंकी का पानी इस खाली टंकी में कब तक आएगा, जब तक कि दोनों के अंदर पानी बराबर नहीं हो जाता। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन वो डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू होता है। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब ऑस्मोसिस की। नेक्स्ट क्या है, ऑस्मोसिस। कंफ्यूजन तो अब क्रिएट होगा, है ना, लेकिन हम क्लियर करेंगे सारा कंफ्यूजन। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस भी एक प्रकार का डिफ्यूजन ही है। क्या है, ऑस्मोसिस भी एक प्रकार का डिफ्यूजन ही है, लेकिन ये ऑस्मोसिस जो है डिफ्यूजन का उल्टा है। होता तो सीधा ही है लेकिन लगता उल्टा है। देखो क्या होगा, समझना हो रहा क्या है। डिफ्यूजन मतलब ये एक बोल सकते हैं, इट इज ए टाइप ऑफ डिफ्यूजन। ये क्या है, ये टाइप ऑफ डिफ्यूजन है, पहली चीज, ठीक है, ये भी एक टाइप ऑफ डिफ्यूजन है। दूसरा, ये ओनली अकर्स इन लिक्विड। दूसरा पॉइंट, ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विड में होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। डिफ्यूजन ऑस्मोसिस सिर्फ और सिर्फ लिक्विड में होता है। और यहां पे जो ये ऑस्मोसिस होता है वो किसके थ्रू होता है, बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। याद रखना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। क्लियर है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है इसको परचेंट पेपर भी कहा जाता है और सेलोफोन भी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, तो इसको एक नाम से और बुलाया जाता है, वो है कॉपर फेरोसाइनाइड। क्लियर है। ये आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन होती है, आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन होती है। देखो मेम्ब्रेन तीन प्रकार की होती है, समझ लेना, यहीं पे बता देता हूं एक बार। अच्छा, इसको यहां से समझो, ठीक है। मेम्ब्रेन जो होती है तीन प्रकार की होती है, ठीक है, एक एक चीज हम क्लियर करते चलेंगे। मेम्ब्रेन जो है तीन प्रकार की होती है। एक होती है परमिएबल, ठीक है। दूसरी होती है सेमी परमिएबल, और एक तीसरी होती है सिलेक्टो परमिएबल मेम्ब्रेन। तीन प्रकार की मेम्ब्रेन होती है। परमिएबल का मतलब देखो, समझो यहां पे सॉल्यूशन का मतलब होता है सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट। सोल्यूट मतलब सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, प्योर वाटर। जो प्योर वाटर होता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है। जो प्योर वाटर होता है वो सॉल्वेंट। और सोल्यूट क्या होता है, सोल्यूट क्या होता है, तो याद रखना सोल्यूट क्या होता है। सोल्यूट होता है, ये होता है या तो NaCl, या हम बोल सकते हैं शुगर का जो घोल होता है उसको हम बोलते हैं सोल्यूट। तो इन दोनों को मिला के सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूशन में क्या होता है, पानी भी होता है, पानी के साथ नमक और शक्कर और जो भी आप डाल सको अंदर, वो घोल होता है। तो यहां पे देखो, परमिएबल का मतलब होता है कि वो मेम्ब्रेन जिसके अंदर ये सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों आर पार निकल जाए। मतलब यहां से ये इसके आर पार जाएगा, ठीक है, इसके आर पार जाएगा। तो यहां पे जो है ये सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट दोनों अगर आर पार चले जाएं, ठीक है, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट दोनों अगर आर पार निकल जाए, सॉल्वेंट मतलब प्योर पानी भी निकल जाए, अगर उस नमक और शक्कर का घोल है वो भी निकल जाए, तो उसको बोलते हैं परमिएबल। और इसको आपने देखा होगा सेल वॉल क्या है, परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेल वॉल क्या है, एक परमिएबल मेम्ब्रेन है। क्लियर है। सेल वॉल जो है एक परमिएबल मेंबर है। और आप बोल सकते हो इसमें
फिल्टर मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो, फिल्टर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या है, परमिएबल है। ठीक है, मतलब सब कुछ निकल जाए आर पार, वो परमिएबल। सेमी परमिएबल का मतलब होता है कि अगर मान लो ये हमारी मेम्ब्रेन है, इसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, यहाँ पे मूवमेंट जो कर रहा है वो सॉल्वेंट ही जा रहा है, सिर्फ और सॉल्वेंट ही जा रहा है। यहां से आपने क्या डाला, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट दोनों डाला। ठीक है, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट डाला, लेकिन यहां पे सिर्फ अंदर क्या आया, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट आया, प्योर वाटर जो है पार किया, सोल्यूट नहीं पार किया। इसको बोलते हैं सेमी परमिएबल। मतलब क्या होगा, पानी पानी आ जाएगा और ऊपर जैसे हम, आप लोग अगर चाय बनाते हो, चाय पीते हो, ऑब्वियसली बात है, चाय पीते हो, बनाते हो या नहीं भी बनाते हो तो आपने मार्केट में देखा होगा। ठीक है, चाय बनती है और उसको छन्नी से छानते हैं, तो छन्नी सेमी परमिएबल है। मतलब क्या होगा, वो चाय छानेगा, चाय नीचे निकल जाएगी और जो पत्ती है वो ऊपर रह जाएगी, है ना। तो वही बात है, जो सोलवेंट अगर नीचे निकल गया वो सेमी परमिएबल है, ऊपर सोल्यूट रहेगा। तो चाय की पत्ती का एग्जांपल याद रखना कि जब चाय की जो छन्नी है जिससे हम चाय बनाते हैं और छनते हैं, तो चाय छनेंगे उसके अंदर, तो चाय नीचे निकल जाती है जिसको हम पीते हैं, और ऊपर क्या, अंदर क्या रह जाता है, वो मटेरियल, मतलब चाय की पत्ती जो है अंदर ही रह जाती है। ठीक है, तो वो है सेमी परमिएबल। तीसरा एक आता है सिलेक्टो परमिएबल। मतलब यहां से अगर आपने क्या डाला, एक तो आपने सोलवेंट डाला, सोलवेंट के साथ आपने क्या डाला, सोल्यूट, और सोल्यूट में आपने इसमें डाला NaCl प्लस शुगर, NaCl और शुगर डाला। और सिलेक्टो परमिएबल आपने ऐसी परमिएबल लिख जिसमें क्या निकल जाए, सिर्फ नमक निकल जाए। तो यहाँ पे क्या आएगा, मान लो ये आपने ये डाला इसके अंदर, तो यहाँ पे एक तो आ जाएगा आपका सोलवेंट, सोलवेंट तो आएगा ही आएगा, प्लस साथ में क्या आ गया, NaCl, मतलब सिर्फ सिलेक्टेड, शुगर नहीं आई, याद रखना ये शुगर नहीं आई, सिर्फ NaCl नीचे आ गया। तो सिलेक्टिव मटेरियल अगर आ रहा है, जैसे हम चाह रहे हैं कि नमक आ जाए, तो हमें सिर्फ सिलेक्टो परमिएबल मेम्ब्रेन लेंगे कि जिसमें नमक का घोल भी छन के आ जाए, शुगर का घोल या और किसी का घोल साथ में ना आए, तो इसको बोलते हैं सिलेक्टो परमिएबल। ठीक है, सिलेक्टो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को याद रखना, ये आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन होती है ना, बनाई जाती है, आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन है। जैसे सेलोफोन, क्या आ जाएगा, सेलोफोन हो गया कॉपर फेरोसाइनाइट, कॉपर फेरोसाइनाइट हो गया, सेलोफोन हो गया ये, और पर्चमेंट पेपर, ये जो है क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो यहां पे हम वापस आते हैं अपनी जगह पे। तो मैंने क्या बोला, ऑस्मोसिस क्या होता है, टाइप ऑफ डिफ्यूजन होता है, सिर्फ लिक्विड में होता है, और इस यहाँ सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। देखो डेफिनेशन में जाए तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू दी हायर कंसंट्रेशन। मतलब बोल सकते हैं मूवमेंट ऑफ सॉल्यूशन, यहां पे लिख लेना आगे, और बोल सकते हैं मूवमेंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। लेकिन ये कैसे होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। अब कंफ्यूजन क्या हो रहा है कि सर डिफ्यूजन में हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन ले रहे थे, यहाँ पे लोअर से हायर ले रहे हैं। याद रखना वहां पे सॉल्यूशन की बात नहीं हुई थी, यहाँ पे सॉल्यूशन की बात हो रही है। सॉल्यूशन की बात जब भी होगी मतलब वहां पे लोअर टू हायर की बात हो रही है, मतलब वो ऑस्मोसिस है। वहां पे सॉल्यूशन की बात नहीं हुई थी, वहां पे मॉलिक्यूल्स की बात हुई थी कि जो मॉलिक्यूल्स है वो कहां जा रहे हैं, हायर टू लोअर जा रहे हैं। देखो मैं यहाँ पे भी आपको एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ। ठीक है, मान लो ये हमने क्या लिया, एक जो भी एक बर्तन ले लिया, ठीक है, एक यूटेंसिल लिया, ठीक है, इसके अंदर क्या है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, ये क्या है, प्योर वाटर। मतलब मैंने क्या बोला इसको, सोलवेंट, सोलवेंट मतलब प्योर वाटर। ठीक है, प्योर वाटर हमने लिया। ये जो प्योर वाटर है इसका कंसंट्रेशन, इसको हमने क्या बोला, ये प्योर वाटर जो सॉल्वेंट है ये क्या है, लोअर कंसंट्रेशन है। हमेशा याद रखना कि जो प्योर वाटर होगा उसका कंसंट्रेशन लो होगा। अगर इसके अंदर मैं मिला दूं NaCl या नमक का घोल या शक्कर का घोल तो उसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है। तो जो लोअर कंसंट्रेशन होता है उसका ऑस्मोसिस या उसका डिफ्यूजन भी ज्यादा होता है। ठीक है, अब यहां पे अंदर हमने क्या ले लिया, एक सेल ले ली, क्या ले ली, एक कोई सी सेल ले ली। क्लियर है, या सेल की बजाय आप अंगूर ले सकते हो, किशमिश ले सकते हो, क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहां पे मान लो मैंने क्या लिया, मान लो किशमिश ही ले ली, चलो मैंने क्या लिया, यहां पे एक किशमिश ले ली, क्या ले लिया, किशमिश ले ली, चलो ठीक है, किशमिश ले ली।
अब इस किशमिश के अंदर पानी नहीं है, पूरा सिकुड़ा हुआ है, तो यहां पे क्या है, हायर कंसंट्रेशन है। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन है, बस इतना आपको याद रखना है। अगर पानी है, प्योर पानी है, तो वहां पे लो कंसंट्रेशन है, पानी नहीं है मतलब वो वहां पे क्या है, हायर कंसंट्रेशन है। क्लियर है? अब समझना बात को। ऑस्मोसिस क्या बोल रहा है कि ये सॉल्यूशन है, पानी का सॉल्यूशन है, प्योर पानी है, यहां पे कुछ भी नहीं है, तो यहां पे ये कहां मूवमेंट करेगा, सेल के अंदर, मतलब इस किशमिश के अंदर जाएगा ये। क्यों? क्योंकि वहां पे पानी बिल्कुल भी नहीं है, हायर कंसंट्रेशन है, तो ये सॉल्यूशन कहां जा रहा है, सेल के अंदर। तो ये क्या होता है, किशमिश फूल जाती है, ये किशमिश फूल जाती है, तो ये किसके थ्रू हो रहा है, ऑस्मोसिस के थ्रू। तो याद रखना, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट कर रहा है तो उसको ऑस्मोसिस बोलेंगे। तो यहाँ पे प्योर पानी है, उसके अंदर हमने किशमिश को डाला, तो ये पानी कहां जाएगा, किशमिश के अंदर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि किशमिश के अंदर हायर कंसंट्रेशन है, वहां पानी बिल्कुल भी नहीं है, तो ये कहां जाएगा, उसके अंदर चला जाएगा। क्लियर है? डिफ्यूजन में हमने क्या बात की, मॉलिक्यूल्स की बात की, है ना, चाहे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हो या सॉलिड के मॉलिक्यूल्स या गैस के मॉलिक्यूल हो, वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आते हैं। यहां पे सॉल्यूशन की बात हो रही, तो यहां पे सॉल्यूशन जो है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशंस में जाता है। क्लियर है? जैसे हमने पानी के अंदर किशमिश डाल दी तो वो किशमिश फूल जाती है। क्यों फूल जाती है? क्योंकि उसके अंदर पानी इंटर कर जाता है, तो वो फूल जाती है। क्लियर है? तो ये क्या है, ऑस्मोसिस है। याद कैसे रखना है, डिफ्यूजन हमेशा ज्यादा से कम की तरफ होता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। ठीक है, और जब सॉल्यूशन की बात हो, जब सॉल्यूशन लिखा हुआ आ जाए, अगर मान लो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए और ऑप्शन में ऑस्मोसिस भी हो, डिफ्यूजन भी हो, तो कैसे याद रखोगे, तो दो चीजें, लोअर से हायर की तरफ जा रहा है तो सीधी सी बात है क्या है, ऑस्मोसिस है। एक और याद रखने का तरीका, जब ऑस्मोसिस पूछा जाएगा तो सॉल्यूशन की बात होगी, किसकी, सॉल्यूशन की बात होगी, और डिफ्यूजन पूछा जाएगा तो वहां पे मॉलिक्यूल्स की बात होती है और लोअर टू हायर, सॉरी हायर टू लोअर डिफ्यूजन में याद रखना। ठीक है, डिफ्यूजन में क्या होगा, हायर टू लोअर जाएंगे, ऑस्मोसिस में क्या होगा, लोअर टू हायर जाएंगे। यहां सॉल्यूशन की बात होती है और यहां पे मॉलिक्यूल्स की बात होती है। ठीक है, ओके। यहां पे लेकिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अब देखो किशमिश के अंदर ऑलरेडी सेल वॉल है, मेम्ब्रेन है, तो उसके थ्रू जाता है। एग्जाम्पल और एक देख लीजिए, है ना, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, पूरा भरा हुआ है, यहाँ पे हमने एक मेम्ब्रेन ये लगा दी, ठीक है, पूरा भरा हुआ है। तो यहाँ पे इस तरीके से देख लो, ठीक है, ये मान लो क्या है, प्योर वाटर है, ठीक है, और इस तरफ जो है हमारा सोल्यूट है, सोल्यूट है मतलब नमक का घोल है। तो यहाँ पे अगर हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी, ठीक है, ये हमने यहाँ लगा दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाटर जो है लोअर कंसंट्रेशन है, ये क्या है, यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन है, यहाँ पे सोल्यूट है तो हायर कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पे जो ये मॉलिक्यूल से ये यहाँ तक इसमें इंटर करना शुरू हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे, इस तरफ से इस तरफ मूव करेगा, ये लोअर टू हायर मूव करेगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज याद रखना, पॉइंट 4 रख देना, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है, इक्विलिब्रियम कंडीशन नॉट नेसेसरी, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन नेसेसरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन तक आना चाहिए, नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे टाइप ऑफ डिफ्यूजन है, सिर्फ लिक्विड में होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन जरूरी नहीं है, लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। ठीक है, अब ये जो मैंने बताया ना आपको, लोअर कंसंट्रेशन से किशमिश के अंदर जा रहा है, तो ये सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन 3 प्रकार के होते हैं, इसके मैं डिफाइन करूंगा अभी। देखो, ऑस्मोसिस 2 प्रकार का होता है, एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस। लेकिन उसके पहले हम सॉल्यूशन देख लेते हैं ना, सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, ज्यादा इजी होगा समझाने में, है ना। तो यहाँ पे मैं आता हूं अभी आपके पास सॉल्यूशन। देखो, टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो है 3 प्रकार के होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जाता है, इसलिए पढ़ाना जरूरी है। सॉल्यूशन 3 प्रकार, एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये अपने एग्जाम में कई बार पूछे हुए चीजें हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है, याद रखना, हाइपर मतलब होता है लो, हाइपो मतलब लो होता है, तो सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन को क्या बोलेंगे, हाइपो। हाइपर मतलब जो है यार, किसी को गुस्सा आ जाता है, बहुत ज्यादा हाइपर हो जाता है, मतलब ज्यादा हो गया, तो सॉल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन, है ना, ज्यादा गुस्सा आना मतलब खतरनाक स्थिति बन जाना। और यहां पे जो होता है इक्वल सॉल्यूशन या इक्वल कंसंट्रेशन होता है,
उसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक। आइसो से नाम से ही समझ में आ रहा है। तो आइसोटोनिक से तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन लोअर से पूछा जाएगा। देखो यहां पे हमने क्या ले लिया, बीकर ले लिया, इसके अंदर ये क्या है, पानी भरा हुआ है, ठीक है। यहां पे मैं पानी ले रहा हूं, पानी के अंदर हमने क्या ले ली, यहां पे किशमिश, ठीक है, ये किशमिश है, वही एग्जांपल ले रहे हैं किशमिश की, ये हमने ले ली यहां पे किशमिश। किशमिश क्या होती है, बिल्कुल सुखड़ी हुई रहती है ना। तो यहाँ पे पानी क्या है, यहाँ पानी जो है ये प्योर वाटर है ना, प्योर वाटर है, मतलब इसका कंसंट्रेशन क्या है, लो है, लो कंसंट्रेशन है। प्योर वाटर जो है वो लो कंसंट्रेशन है। इसके अंदर पानी नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है, हाई कंसंट्रेशन है, पूरा सिकड़ा हुआ है ना, पानी नहीं है मतलब हाई कंसंट्रेशन है। तो ये किशमिश क्या होगी, फूलेगी। क्यों फूलेगी, क्योंकि ये जो लोअर कंसंट्रेशन है, अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस की डेफिनेशन, वाटर मूव करेगा लोअर टू हायर की तरफ। तो पानी का जो है, पानी का जो सॉल्यूशन है वो किसके अंदर चला जाएगा, इस किशमिश के अंदर चला जाएगा। और यहाँ पे देखो किशमिश के अंदर क्या होती है, कुछ मेम्ब्रेन भी होगी, सेल वॉल भी होगी, उसका पूरा स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे क्या होता है, मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है, तो उसके थ्रू ये इंटर कर जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और ऐसी कंडीशन किसमें होती है, तो एंडोऑस्मोसिस में, एंडोऑस्मोसिस में। वहां पे फिर से बताऊंगा ये चीज, क्लियर है। एंडोऑस्मोसिस का मतलब ही क्या है कि सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इंटर कर रहा है सेल के अंदर, ठीक है। हाइपो मतलब लोअर कंसंट्रेशन, तो लोअर कंसंट्रेशन या पानी की बात हो रही है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब वो सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन लो है, तो वो लो से मतलब पानी का, पानी की बात हो रही है, ठीक है। पानी का कंसंट्रेशन लो है तो वो अंदर चला जाएगा किशमिश के अंदर। दूसरा, अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करो तो यहां पे अगर अब हम यहां पे पानी नहीं लेंगे, ठीक है, ये अब यहां पे पानी नहीं है, यहां पे क्या है, हाई कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन है। हाई कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, हाई कंसंट्रेशन मतलब पानी नहीं है, ये NaCl प्लस शुगर का घोल है, ठीक है, ये NaCl प्लस शुगर का ये कंसंट्रेशन है, घोल है। तो जब NaCl और शुगर का घोल, देखो अगर आप पानी को डालोगे, ठीक है, आप अगर पानी को डालोगे तो वो उसकी स्पीड ज्यादा होगी बहने की, ठीक है, वाटर की स्पीड ज्यादा होगी बहने की। और एक आप शक्कर के घोल को अगर जमीन पर डालते हो तो वो स्लो बहेगा, स्पीड कम होती है, ठीक है। मतलब पानी का उसमें डिफ्यूजन या ज्यादा होता है ऑस्मोसिस, और शुगर के अंदर ऑस्मोसिस का घोल होता है उसमें कम होता है, मतलब इसके अंदर क्या है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इसलिए बोला जाता है नमक और शुगर का घोल होता है वो हायर कंसंट्रेशन होता है। अब यहां पे देखो क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हमने ले लिया पूरा अंगूर, यहां पे हमने क्या ले लिया, ग्रेप्स, ये क्या लिया हमने, ग्रेप्स लिया। अब ग्रेप्स क्या है, फुला हुआ है, यहां पे कंसंट्रेशन क्या है, लो है, लो कंसंट्रेशन है। क्यों है लो कंसंट्रेशन, कि ऑलरेडी फुला हुआ है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है ना। पका हुआ अंगूर जब उसको आप चिपटाते हो, ऐसे दबाते हो, तो उसमें क्या निकलता है, लिक्विड बाहर आ जाता है उसका, और यहाँ तो लिक्विड था ही नहीं, तो इसके अंदर लिक्विड है। और यहाँ पे हमने क्या लिया, NaCl और नमक का घोल लिया। एक घोल लिया मतलब यहाँ पे पानी नहीं है, ये नमक और शक्कर का घोल है, यहाँ पे पानी नहीं है। तो ऑब्वियसली बात, पानी अगर होता तो वो लो कंसंट्रेशन होता है, यहाँ पे नमक और शुगर का घोल है तो हायर कंसंट्रेशन है, और अंगूर के अंदर यहाँ पे पानी भरा हुआ है तो ये लो कंसंट्रेशन हो गया। तो हाइपरटोनिक का मतलब होता है सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, मतलब जब हम नमक और शक्कर का घोल लेते हैं तो ये हायर कंसंट्रेशन होता है। अगर उसके अंदर ये क्या है, हायर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है, उसके अंदर अगर हमने अंगूर को डाला तो अंगूर क्या होगा, लो कंसंट्रेशन होगा, उसमें से जो है पानी बाहर आ जाएगा, उसमें से पानी बाहर आ जाएगा, उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और यहां पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ना बाहर जाएगा ना अंदर जाएगा ना बाहर आएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन आइसोटोनिक में। तो आई थिंक समझ में आएगा कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है और क्या होता है। तो जैसे अब यहाँ पे पानी बाहर आ जाएगा तो ये चिपक जाएगा, ये क्या बन जाएगी, किशमिश बन जाएगी, और यहाँ पे ये फूल जाएगा तो ये वापस अंगूर बन जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे हमने बात की ऑस्मोसिस की, कि ऑस्मोसिस जो है स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है, वो लिक्विड में ही होता है और परमियल सेमी परमियल मेम्ब्रेन से होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन जरूरी नहीं है, और लोअर से हायर की तरफ जाएगा। अब ये दो प्रकार का होता है, देखो ये दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का। ये मैंने बोला ना, सॉल्यूशन ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लोअर कंसंट्रेशन, ये होता है एंडोऑस्मोसिस। क्या होता है, एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस का मतलब सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। हमने क्या लिया, एक बर्तन लिया, उस बर्तन के अंदर पानी भरा, तो वो क्या हो गया, सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन हो गया। उसके अंदर हमने किशमिश डाल दी, तो वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ चला गया पानी, मतलब पानी जो है किशमिश के अंदर इंटर कर गया,
सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, इंटर कर गया तो ये किसमिस फूल गई, तो इसको बोलते हैं एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस मतलब ये सॉल्यूशन अंदर की तरफ जा रहा है, याद रखना, एंडो मतलब अंदर की तरफ जाएगा, पानी अंदर की तरफ जाएगा, एंडो मतलब पानी अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो एंडोस्मोसिस, तो एग्जांपल हो गया किसमिस का फूलना, एंडोस्मोसिस का एग्जांपल है, क्या किसमिस का फूलना एंडोस्मोसिस का एग्जांपल है, ठीक है। और भी एग्जांपल बताऊं, ये है एक्सोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस मतलब यहां पे पानी जो है, एक्सोस्मोसिस मतलब सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। पहली बात, सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, एक हमने बर्तन लिया, उसके अंदर हमने क्या, नमक और शक्कर का घोल बना लिया, नमक और शक्कर का घोल बना के उसके अंदर हमने क्या डाला, अंगूर डाल दिया, फुला हुआ अंगूर है ना, अंगूर डाल दिया। अब क्या होगा, उस अंगूर में से जो है पानी बाहर निकल के आ जाएगा सॉल्यूशन के अंदर, तो अंगूर क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, ठीक है। मतलब यहां पे हम बोल सकते हैं ग्रेप्स का श्रिंकिंग ऑफ ग्रेप्स, सिंकिंग ऑफ ग्रेप्स, ये एग्जांपल हो जाएगा किसका, एक्सोस्मोसिस का। एक्सोस्मोसिस का मतलब है कि सेल के अंदर से पानी का बाहर आना, हायर कंसंट्रेशन में आना। तो वही हो तो क्या रहा है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन के अंदर ही तो आ रहा है भाई, लोअर से हायर की तरफ आ रहा है। यहां पे भी क्या हो रहा था, इस लोअर से हायर की तरफ जा रहा था, मतलब अंदर इंटर कर रहा था। तो ये क्या है, ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। तो याद रखना कि जो अंगूर का सिकुड़ना, अंगूर का फूलना किसकी वजह से होता है, तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस की वजह से होता है। तो ये दो टाइप का होता है, इसको याद रखना। अच्छा, इसमें और भी सारी चीजें हैं। देखो, ये जो प्लांट होता है हमारा ना, ये प्लांट्स होता है, प्लांट्स की ये रूट्स होती है, ठीक है। ये हमारा प्लांट्स है, ये प्लांट्स की जो रूट होती है। अब यहाँ पे अगर ये पानी भरा हुआ है, ठीक है, पानी भरा हुआ है, तो ये रूट्स जो है पानी लेती है, ये ऑस्मोसिस के थ्रू लेती है। रूट्स जो पानी है ऑस्मोसिस के थ्रू जाता है पानी, याद रखना, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे क्या है, हायर कंसंट्रेशन है, ठीक है, यहाँ पे अगर रूट्स के अंदर हायर कंसंट्रेशन है और यहाँ पानी है लोअर कंसंट्रेशन है, तो ये लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, तो रूट्स जो है, रूट्स के जो है पानी को ऑब्जर्व करेंगे, तो रूट्स जो, ये भी ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है। दूसरा, अगर प्लांट के अंदर क्या होती है, जैसे मान लो प्लांट है, यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे एक सेल है, तो एक सेल से दूसरे सेल में जो पानी जाता है वो ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू ही जाता है। याद रखना, पानी का जो कंडक्शन होता है एक सेल से दूसरी सेल के अंदर, प्लांट के अंदर, वो ऑस्मोसिस के थ्रू ही होता है। ये सारी चीजें याद रखना, क्लियर है। और याद रखना, ऑस्मोसिस को हम मेजर कैसे करते हैं, ऑस्मोमीटर से, ऑस्मोमीटर से मेजर किया जाता है। ऑस्मोसिस, किसी सॉल्यूशन का अगर हमें ऑस्मोसिस मेजर करना है कितना है, तो वो ऑस्मोमीटर से हम मेजर करते हैं, क्लियर है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड ऑन द प्रेशर ऑफ ऑस्मोसिस। तो जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है स्टोमेटा की, वो भी किसके थ्रू होती है, ऑस्मोसिस के थ्रू होती है। याद रखना, ये प्लांट के अंदर जो स्टोमेटा होता है, उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग भी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, तो वो डिपेंड करेगी प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस के ऊपर। तो ये ऑस्मोसिस की पूरी कहानी हमने देखी, इसको अच्छे से देख लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहीं से एग्जांपल पूछ ली जाएगा कि भाई रूट हेयर के थ्रू पानी जो इंटर करता है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन, तो प्रोसेस कौन सी होगी, तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी। क्लियर है। चलो, ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस हमने यहां पे समझा। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस समझने के बाद हम थोड़ी सी यहां पे बात करेंगे डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट की। क्लियर है, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट की अब हम आगे बात करेंगे, ठीक है, ओके। डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट की, या एक हाँ ठीक है, एक और होता है प्लाज्मोलाइसिस। देख लो पहले, प्लाज्मोलाइसिस, एक होता है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या है, ठीक है। अगर मान लो किसी सेल को अगर हम क्या करें, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रख दें, वही जो मैंने बताया अभी, ये जो एग्जांपल हमने लिया ना एक्सोस्मोसिस वाला, ये जो आपका एग्जांपल है एक्सोस्मोसिस वाला, ये एक तरह से प्लाज्मोलाइसिस का भी है, ये प्लाज्मोलाइसिस का भी एग्जांपल है। देखो कैसे, आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मोलाइसिस का मतलब होता है कि सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, मतलब किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रख देते हैं तो क्या होता है, उसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है उस सेल का, वो डिटेच हो जाता है और सिकुड़ने लगता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। देखो क्या होता है, पहले डेफिनेशन देख लो कि अगर किसी सेल को हम क्या रख रहे हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रख रहे हैं, ठीक है। लिख दो, व्हेन सेल केप्ट इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं तो उस सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है वो डिटेच हो जाता है, तो प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल इज डिटेच। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखा तो क्या होगा, तो जो प्रोटोप्लाज्म होता है सेल का, प्रोटोप्लाज्म ऑफ
सेल डिटैच फ्रॉम सेल वॉल, सेल वॉल से क्या हो जाता है, डिटैच हो जाता है एंड स्टार्ट श्रिंकिंग, और श्रिंकिंग शुरू हो जाती है, इसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। देखो मान लो क्या हुआ, ये हमारा क्या है, एक हाइपरटोनिक, मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ये नमक और शक्कर का घोल है, ये हायर कंसंट्रेशन है, ये हायर कंसंट्रेशन है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, यहाँ बोला हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक का मतलब हायर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन के अंदर अगर हमने रखा तो ये क्या है, यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन किसका होगा, NaCl नमक, और क्या होगा, शुगर का, शक्कर का क्या होगा, घोल होगा। यहाँ पे अगर हमने किसी सेल को रखा, ठीक है, ये हमने अगर एक सेल को रखा तो क्या होगा, यहाँ पे इस सेल के अंदर यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन है, लो कंसंट्रेशन है, लो कंसंट्रेशन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से ये पानी मूवमेंट करेगा बाहर की तरफ, क्या करेगा, पानी मूवमेंट करेगा बाहर की तरफ, पानी मूवमेंट बाहर की तरफ करेगा तो यहाँ पे क्या होगी, एक्सोऑस्मोसिस प्रोसेस होगी, एक्सोऑस्मोसिस प्रोसेस होगी, एक्सोऑस्मोसिस प्रोसेस होगी। क्यों, क्योंकि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन हो रहा है, लोअर से हायर की तरफ जाएगा, तो लोअर से क्या होगा, हायर की तरफ जाएगा तो यहां से पानी क्या आएगा, बाहर निकल जाएगा। जब पानी बाहर निकलेगा तो इसका जो यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म है ये क्या हो जाता है, डिटैच हो जाता है और दूर हो जाता है। प्रोटोप्लाज्म सेल वॉल से डिटैच हो जाता है, डिटैच होने के बाद वो इस तरीके से श्रिंक होना शुरू हो जाता है, श्रिंकिंग हो जाती है, ठीक है, श्रिंकिंग हो जाती है, इसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। क्लियर है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि प्लाज्मोलाइसिस क्या होती है। तो प्लाज्मोलाइसिस समझ में आ गया। अगर हमने प्लांट की सेल को किस में रखा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस के अंदर रखा, तो उस प्लांट की सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है वो डिटैच हो जाता है, वो श्रिंकिंग होना शुरू हो जाती है, श्रिंकिंग होना शुरू हो जाती है। मतलब यहाँ पे जो टर्गर प्रेशर होता है वो नेगेटिव हो जाता है, याद रखना। यहाँ पे जो टर्गर प्रेशर होता है, देखो टर्गर प्रेशर क्या होता है वही बताऊंगा। टर्गर प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, याद रखना। टर्गर प्रेशर क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। इसीलिए क्या होता है कि ये सेल वॉल, प्रोटोप्लाज्म जो है सेल वॉल से डिटैच हो जाता है और श्रिंकिंग होना शुरू हो जाती है। तो प्लाज्मोलाइसिस क्या हो गया, अगर हम किसी प्लांट की सेल को हाइपरटोनिक मतलब हायर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में रखते हैं तो वो सिकुड़ना शुरू हो जाती है, सिकुड़ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है, जैसे हम बात करें तो एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर, एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर। हम अगर एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर करते हैं तो प्लांट जो है वो डाई हो जाता है, प्लांट में क्या हो जाती है, विल्टिंग हो जाती है, यहाँ पे प्लांट डाई हो जाता है। प्लांट जो है एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर जो है प्लाज्मोलाइसिस का एग्जांपल है। देखो एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर का मतलब क्या है वो भी एग्जांपल से समझाता हूं। देखो मान लो ये हमारा क्या है, प्लांट है, ठीक है, ये हमारा प्लांट है, ये प्लांट्स की हमारी क्या हो गई, रूट्स हो गई। हमने यहाँ क्या कर दिया, बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर दे दिया, एक्सेस फर्टिलाइजर दे दिया, एक्सेस फर्टिलाइजर मतलब बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर दे दिया। ज्यादा फर्टिलाइजर दे दिया तो क्या होगा, यहाँ पे रूट्स प्लांट्स के अंदर क्या हो गया, कंसंट्रेशन लो हो गया। अब यहाँ पे ज्यादा फर्टिलाइजर है तो यहाँ पे क्या हो गया, हायर कंसंट्रेशन हो गया। सीधी सी बात है, यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा फर्टिलाइजर, एक्सेस फर्टिलाइजर है तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया और प्लांट के अंदर कंसंट्रेशन लो है, तो ये क्या होगा, प्लांट के अंदर से पानी, प्लांट के अंदर जो पानी है वो बाहर आ जाएगा यहाँ इसकी तरफ, इस फर्टिलाइजर की तरफ। तो यहां से पानी निकल के कहां जाएगा, बाहर की तरफ आएगा, तो प्लांट को क्या हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी। तो इसकी सेल जो है वो क्या हो जाएगी, उसका सेल का अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म डिक्रीज हो जाएगा, सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, मतलब प्लांट जो है वो उसमें विल्टिंग आ जाएगी। समझ में आ रहा है कि हम ज्यादा फर्टिलाइजर दे देते तो क्या नुकसान होता है, ज्यादा फर्टिलाइजर देने से यही नुकसान होता है कि हम ज्यादा फर्टिलाइजर देंगे तो प्लांट और इस फर्टिलाइजर के कंसंट्रेशन क्या होगा, प्लांट का जो कंसंट्रेशन है वो लो हो जाएगा और इस फर्टिलाइजर का कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा। तो ऑस्मोसिस क्या बोलता है कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, तो ये प्लांट की रूट से जो है पानी निकल के कहां जाएगा, इस फर्टिलाइजर में आ जाएगा, तो प्लांट के अंदर पानी की कमी हो जाएगी, ठीक है, प्लांट के अंदर पानी की कमी हो जाती है, प्लांट में विल्टिंग हो जाएगी। तो ये किस प्रोसेस से होता है, प्लाज्मोलाइसिस से होता है, ठीक है। किसकी वजह से होता है, तो प्लाज्मोलाइसिस से होता है। एग्जांपल यही है, एक्सेस फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं सोइल के अंदर तो प्लांट जो है वो किल हो जाता है, प्लांट खत्म हो जाता है। क्लियर है। इसी का उल्टा होता है डीप्लाज्मोलाइसिस, डीप्लाज्मोलाइसिस मतलब अगर हम सेल को, है ना, ये जो हमारी सेल है प्लाज्मोलाइज्ड सेल है, ठीक है ना, ये जो हम प्लाज्मोलाइज्ड सेल है इसको हम कहां रख रहे हैं, प्योर वाटर में, प्योर वाटर के अंदर रख देते हैं। प्योर वाटर मतलब लो कंसंट्रेशन के अंदर रख देते हैं। तो ये अब क्या कर देती है, अटेन देयर ओरिजिनल फॉर्म, ओरिजिनल शेप में आ जाती है। इसको बोलते हैं डीप्लाज्मोलाइसिस। डीप्लाज्मोलाइसिस मतलब कि यहाँ पे प्लाज्मोलाइसिस हो गया, सिकुड़ गया, अगर इसको वापस प्योर पानी में रख देते हैं, प्योर पानी में रख देते तो वापस फूल जाएगी। तो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस काम कर रही, एंडोऑस्मोसिस,
एंडोऑस्मोसिस प्रोसेस यहाँ पे काम करती है, याद रखना कौन सी, एंडोऑस्मोसिस प्रोसेस काम करेगी। क्यों? क्योंकि जब हम इसको लोअर कंसंट्रेशन में रखेंगे तो पानी उसके अंदर इंटर कर जाएगा तो वापस से वो फूल जाएगी। क्लियर है? तो प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है ये हमने देखा, डी प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है ये हमने देखा। तो डिफ्यूजन पढ़ लिया, ऑस्मोसिस पढ़ लिया, प्लाज्मोलाइसिस पढ़ लिया। अब बात करते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट की। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेंगे। डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनेंगे। थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट भी है यहाँ पे। क्या है? थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखो डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट क्या होता है समझना। पहले तो बता दूं कि सबसे ज्यादा जो डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट होता है या डिफ्यूजन प्रेशर होता है सबसे ज्यादा वाटर का होता है, 1236 डीपी होता है। वाटर का जो डिफ्यूजन प्रेशर होता है वो सबसे ज्यादा लगभग 1236 डिफ्यूजन प्रेशर होता है, लगभग 1236 जो सबसे ज्यादा होता है। देखो एग्जाम्पल समझना। मान लो आपने क्या किया, एक बोतल ली, एग्जाम्पल समझना, आपने क्या लिया, एक बोतल ली पानी की, वाटर लिया, पानी का बोतल, उसको इस फर्श पे डाला, इस फर्श पे डाला तो इसकी स्पीड क्या होगी, हाई स्पीड होगी, ठीक है, तेजी से बहेगा। और आपने क्या लिया, एक नमक का या शक्कर का घोल लिया, ठीक है, शुगर का सॉल्यूशन लिया, उसको भी फर्श पे डाला, उसको भी क्या किया, फर्श पे डाला, लेकिन उसकी स्पीड कम होगी, लो स्पीड होगी, लो स्पीड होगी। क्लियर? तो अब मान लो ये यहां पे पहुंचा, ये जल्दी पहुंच गया, मतलब यहां पे इसकी ये मान लो क्या है 5 मिनट में पहुंच गया, और इसको कितना लगा, 10 मिनट लगा, ठीक है, ये 5 मिनट में पहुंच गया, इसको 10 मिनट लगे। तो इन दोनों के बीच में जो अंतर निकला, कितना अंतर आया, 5 मिनट का अंतर आया। इस अंतर को बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। डिफिसिट मतलब कमी, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट मतलब पानी जो है उसका जो डीपी कितना है 1236 है, लेकिन जब इसके अंदर पानी के अंदर हमने क्या मिल दिया, शक्कर मिला दी, तो ये मान लो इसका 1000 ही हो गया। भाई शक्कर मिला दी तो क्या हो गया, उसकी स्पीड कम हो गई, सीधी सी बात है, उसका क्या हो गया, जो डिफ्यूजन प्रेशर है वो कम हो गया। डिफ्यूजन प्रेशर में कमी आना, डिफिसिट मतलब क्या है, डिफ्यूजन प्रेशर में कमी आना। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जब शक्कर मिला दी तो इसका डिफ्यूजन प्रेशर कम हो गया, कम हो गया तो ये इसकी स्पीड कम हो गई। तो मतलब कितना कम हुआ, कमी कितने की हुई, तो वही 236 की कमी हो गई। तो यही बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट मतलब कि कमी कितनी हुई, इतनी कमी हो गई। मतलब अब अगर हम बात करें कि शुगर के सॉल्यूशन को और कितनी डिमांड है, कितने पानी की और डिमांड है, भाई कमी हो गई ना। भाई यहाँ पे 1236 थी पानी की, और हमने पानी के अंदर शुगर मिला हुआ घोल लिया, शक्कर मिला हुआ घोल लिया, तो उसकी कम थी, 1000 ही है डीपी है। तो अब इसमें कितनी कमी हो गई, 1236 कमी होगी। वो कमी कैसे पूरी होगी, जब उसके अंदर हम पानी डालेंगे, पानी डालेंगे तभी कमी पूरी होगी। तो यह इसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड ऑफ वाटर भी कहते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट को, याद रखना। इसको और क्या कहा जाता है, एक तो सक्शन प्रेशर भी कहते हैं, इसको सक्शन प्रेशर भी कहा जाता है, दूसरा डिमांड ऑफ वाटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डिमांड ऑफ वाटर भी कहते हैं, डिमांड ऑफ वाटर भी कहते हैं। डिमांड ऑफ वाटर क्यों कहते हैं, तो वही मैंने अभी क्या बोला कि अगर पानी है तो पानी स्पीड से बहेगा। आप पानी को आप बोतल से फर्श पे डालोगे तो वो तुरंत बहना शुरू कर देगा, लेकिन अगर वहीं आप क्या करोगे, उस पानी के अंदर आपने शक्कर मिला दी, शक्कर का घोल डाल दिया, तो आप उसको डालोगे तो वो पानी की तरह स्पीड से नहीं बहेगा, बहेगा वो भी, लेकिन उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो उन दोनों के बीच में जो अंतर है, ठीक है, उन दोनों के बीच में जो अंतर रहेगा वो अंतर ही कहलाता है डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। देखो एक बार और समझो, ठीक है, यहां हमने क्या लिया, वाटर लिया, ठीक है, वाटर का डीपी कितना होता है, 1236 डिफ्यूजन प्रेशर होता है, इसका 1236 प्रेशर होता है, इसका प्रेशर कितना ज्यादा। अब इस पानी के साथ हमने क्या मिला दिया, शक्कर मिला दी, घोल करके भी देख सकते हो प्रैक्टिकली, ठीक है, पानी लेना, उसके अंदर आप शक्कर डाल देना, 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी, है ना, ऐसा भर के, फिर उसको फर्श पर उड़काना। अब क्या हुआ, इसका जब शुगर डाल दी तो इसका डिफ्यूजन प्रेशर है वो कम होके कितना हो गया, 1000 हो गया। क्यों, क्योंकि भाई अब यहां तो प्योर पानी था, प्योर वाटर था तो स्पीड ज्यादा रहेगी। अब यह पानी के साथ शक्कर मिला दिया, अब उसको डालोगे फर्श में तो वो बहेगा नहीं, गाढ़ा हो जाएगा थोड़ा सा, है ना, शहद की तरह हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, तो इसका डिफ्यूजन प्रेशर कम हो गया। अब इनके बीच में जो कमी आई कितनी आई, 236 डीपी की, 236 डीपी की क्या आई, डिफ्यूजन प्रेशर कितना कम हुआ, 236 की कमी आई, डीपी कमी आई, तो उसी को बोला डिफिसिट। तो डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट मतलब कि एक तो हो गया, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट का मतलब क्या हो गया कि एक तो हो गया सॉल्यूशन और उसका जो प्योर वाटर है, सॉल्यूशन, एक तो सॉल्यूशन मतलब उसके अंदर सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों होते हैं, और प्योर वाटर, इन दोनों के बीच में जो अंतर होता है उसको बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। मतलब समझ में आया, अगर पानी लिया हमने एक बोतल, उसको डाला तो तुरंत भेजा जाएगा, उसके अंदर पानी के साथ हमने शुगर डाल दिया, तो ये क्या हो गया, देखो ये तो है सॉल्वेंट पूरा, है ना, वाटर को हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। अब ये क्या हो गया,
सॉल्वेंट प्लस क्या है, सोल्यूट, और सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। तो ये तो हो गया सॉल्यूशन और ये है सॉल्वेंट। तो इसका डिफ्यूजन प्रेशर 1236 होता है। अगर हमने पानी शुगर मिला दी तो उसका डिफ्यूजन प्रेशर क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा भाई, सीधी सी बात है, वाटर ज्यादा तेजी से बहता है। अगर हमने उसके शक्कर मिला दी या शहद ले लो आप, तो वो कम तेजी से बहता है, मतलब उसका प्रेशर कम हो गया। तो जितना कम हुआ, जितनी कमी आई, उसी को बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। अब वाटर की डिमांड कैसे है भाई, यहां पे कितनी कमी हो गई, 236 की कमी हो गई। अब 236 की कमी हो गई इसके अंदर पानी की, तो उसको पूरा करना है। तो ये क्या कर रहा है कि भाई मुझे वाटर की रिक्वायरमेंट है, मुझे डिमांड है, मेरे को वाटर चाहिए, तो इसको डिमांड ऑफ वाटर भी कहते हैं और सक्शन प्रेशर भी कहते हैं। क्लियर है? तो मतलब यहां पे डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट क्या होता है, मैं कह सकता हूं डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन एंड इट्स प्योर वाटर। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन एंड इट्स प्योर वाटर। सॉल्यूशन मतलब जिसके अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होते हैं, पानी भी होता है और कुछ NaCl नमक का घोल कुछ ना कुछ होता है। सॉल्यूशन का मतलब भी समझना, सोल्वेंट और सोल्यूट दोनों, और प्योर वाटर मतलब प्योर वाटर। तो उनके बीच का जो अंतर होता है उसको डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट कहते हैं। देखो और समझना, एक डायग्राम बनाता हूं। ये यहां पे है सेल, क्लियर है, ये सेल ले ली हमने। यहां पे है हमारा पानी, प्योर वाटर। ये क्या है, ये है प्योर वाटर। प्योर वाटर मतलब लो कंसंट्रेशन, ठीक है। और ये है क्या, सेल। यहां पे क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन होगा, सेल है। अब देखो होता क्या है, यहां पे क्या लगेगा, अगर यहां से यहां अंदर जाना है भाई, ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या बोलता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या बोलता है, लोअर टू हाई। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या बोलता है, लोअर से हाई जाएगा। तो यहां पे क्या लगेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। यहां लगेगा क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर लगेगा तो यहां पे पानी कहां जाएगा, इसकी तरफ इंटर करेगा। अब यहां पे इंटर करता है तो क्या होता है, देखो ये सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, सेल कंटेंट होते हैं। सेल के अंदर बहुत सारी चीजें होते हैं। तो वो जो सेल का जो कंटेंट है वो क्या करेगा, वो यहां पे एक प्रेशर लगाएगा। यहां पे क्या करेगा, सेल कंटेंट एक प्रेशर लगाएगा, ठीक है। इसके अपोजिट एक प्रेशर लगाएगा। इस प्रेशर को क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर। इस प्रेशर को क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर, ठीक है। अब ये क्या है, ये है सेल वाल। ये क्या है, सेल वाल। अब ये सेल वाल भी क्या करेगी, इस टर्गर प्रेशर के अपोज में एक प्रेशर लगाती है। टर्गर प्रेशर के अपोज में भी एक प्रेशर लगाती है। इसको क्या बोलते हैं, वाल प्रेशर। इसको क्या बोलते हैं, वाल प्रेशर। तो ध्यान रखना, ये सेल की जो साइज और शेप और ये सब मेंटेन रहती है, वो टर्गर प्रेशर की वजह से ही मेंटेन रहती है, ठीक है। कि ये जो हमारी सेल है वो मान लो इस तरीके की है, तो इस तरीके की क्यों है, इसीलिए है क्योंकि वहां पे टर्गर प्रेशर लग रहा है। टर्गर प्रेशर है तभी उसका एक शेप और साइज मेंटेन है, टर्गिडिटी मेंटेन है। क्यों, क्योंकि यहां सेल का जो कंटेंट है वो क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है सेल वाल पर, और सेल वाल क्या अंदर की तरफ प्रेशर लगा रही है, तो उसका सेल मेंटेन है। तो यहां पे क्या हो रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर यहां लगेगा तभी क्या होगा, ये लोअर से हाई की तरफ जाएगा। लेकिन अंदर से क्या लगा रहा है, टर्गर प्रेशर लग रहा है। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर बराबर हो जाए तो क्या पानी अंदर की तरफ इंटर करेगा, नहीं करेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर हायर देन टर्गर प्रेशर, हायर देन टर्गर प्रेशर। तभी क्या करोगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा तभी तो वो इंटर कर पाएगा सेल के अंदर, लोअर से अंदर की तरफ जा पाएगा, याद रखना, ठीक है। तभी ये अंदर इंटर कर पाएगा। तो नॉर्मल कंडीशन में ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है टर्गर प्रेशर से। अब मैं डिफ्यूजन को थोड़ा सा दूसरी लैंग्वेज में समझाता हूं। तो अब यहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है टर्गर प्रेशर से, तो इन दोनों के बीच में जो अंतर निकलेगा वही तो क्या होगा, डिफ्यूजन प्रेशर होगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर, और ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर होगा। क्यों, क्योंकि भाई यहां पे इसका प्रेशर ज्यादा लगेगा, उसका कम लगेगा, दोनों का क्या होगा, यहां पे कितना का अंतर आ रहा है, जितनी डिफिशियंसी आ रही है उसी को हम बोलेंगे डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। दो तरीके से समझा, एक सिंपल सॉल्यूशन और प्योर वाटर के बीच का जो अंतर है वो डिफ्यूजन है। यहां पे क्या हो रहा है, ये लो कंसंट्रेशन है, पानी सेल के अंदर कैसे जाएगा, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर लगेगा। अब ऑस्मोटिक प्रेशर हम लगा रहे हैं तो सेल के अंदर सेल का जो कंटेंट है, सेल का जो कंटेंट है वो क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है, जिसको हमने क्या बोला, टर्गर प्रेशर। फिर यहाँ पे सेल वाल है, सेल वाल भी अंदर की तरफ लगा रही प्रेशर,
तो उसको हमने बोला वाल प्रेशर। तो टर्गर प्रेशर और वाल प्रेशर बराबर होते हैं, लेकिन यहां पे वाल प्रेशर अपोजिट फोर्स लगा रहा है। तो ध्यान रखना कि टर्गर प्रेशर जो है वो वाल प्रेशर के बराबर तो होता है, लेकिन वो अपोजिट फोर्स लगाता है, तो माइनस वाल पेपर हो जाएगा, वाल प्रेशर हो जाएगा। ठीक है भाई, तभी तो यह शेप मेंटेन है सेल का, ये गोल है। क्यों है? क्योंकि जितना टर्गर प्रेशर लग रहा है उतना ही वाल प्रेशर लग रहा है। तो टर्गर प्रेशर के अपोज में वाल प्रेशर लगता है, तो टर्गर प्रेशर जो है माइनस होता है वाल किसके? वॉल प्रेशर के। प्योर वाटर का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो हमेशा 0 होता है, याद रखना। प्योर वाटर का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो 0 होता है। क्लियर है? अब यहां से कई सारे न्यूमेरिकल्स बनने वाले हैं, अभी 3 कंडीशंस बनेगी। तो ये समझ में आ गया ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टीपी, ये जो इक्वेशन कैसे आई, ये इक्वेशन, ये आपको कोई नहीं समझाएगा, मुझे नहीं लगता आपको कोई समझाएगा। अगर समझाया हो तो अच्छी बात है। यह सीधे आपको इक्वेशन लिख देगा कि डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर होता है। क्यों होता है भाई? ये लोअर कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है और ये हायर कंसंट्रेशन वाला है। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाएगा मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर लगेगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर लगेगा, लेकिन यहां अंदर सेल भी क्या करती है? टर्गर प्रेशर बाहर की तरफ लगाती है, सेल वाल अंदर की तरफ प्रेशर लगाती है। अगर टर्गर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो जाए तो क्या पानी अंदर जाएगा? नहीं जाएगा। डिफ्यूजन प्रेशर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना भाई। यहां पे क्या हो जाएगा? डीपीटी 0 हो जाएगी ना तो अंदर जाएगा ना बाहर आएगा। तो यहां पे नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है टर्गर प्रेशर से। नॉर्मली ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है टर्गर प्रेशर से, तभी पानी अंदर इंटर कर पाता है। तो यहां पे डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड टर्गर प्रेशर इज कॉल्ड डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। तो वहीं से यह इक्वेशन बनी। अब 3 कंडीशन सुनो, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 3 कंडीशंस बनती। पहली कंडीशन कि अगर जो सेल है वो सेल क्या है? इफ सेल फ्लैसिड है, मतलब क्या है? सेल लूज है, लूज सेल है, तो क्या होगा? डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। देखो वही कंडीशन है, यहां पे हमने लिया, ये पानी का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, मतलब ये लोअर कंसंट्रेशन हो गया, मतलब ये हो गया प्योर वाटर, ठीक है। यहां पे लगेगा ऑस्मोटिक प्रेशर, यहां पे हो गया सेल, ये सेल है। अब ये सेल क्या है? लूज है। सेल अगर लूज है तो क्या होगा? हमने पढ़ा था सेल लूज होती है तो क्या होता है? इसका जो अंदर जो होता है प्रोटोप्लाज्म, ये डिटेच हो जाता है, प्रोटोप्लाज्म डिटेच हो जाता है और ये श्रिंक होना शुरू हो जाती है। प्रोटोप्लाज्म डिटेच कब होता है? तो यहां पे टर्गर प्रेशर जब 0 हो जाता है। टर्गर प्रेशर जब 0 होता है तो सेल क्या होती है? लूज हो जाती है। टर्गर प्रेशर जब 0 होता है तो सेल लूज हो जाती है। क्यों लूज हो जाती है? क्योंकि यहां पे जो अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है वो डिटेच हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। प्लाज्मोलाइसिस मैंने बताया था, प्लाज्मोलाइसिस के अंदर मैंने बताया था क्या कि यहां पे टर्गर प्रेशर जो है, हाँ, प्लाज्मोलाइसिस के अंदर टर्गर प्रेशर 0 हो जाता है। कब हो जाता है? जब पूरी तरीके से श्रिंक हो जाता है। याद रखना, जब पूरी तरीके से श्रिंक हो जाता है ना, ऐसा हो जाता है पूरी तरीके से श्रिंक हो जाएगा तो क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। लेकिन सिर्फ डिटेच होता है, सेल से अगर सिर्फ डिटेच हो रहा है तो टर्गर प्रेशर यहां पे क्या होता है? 0 हो जाता है। अगर यहां पे क्या लूज सेल होती है तो ये क्या होता है? सेल से प्रोटोप्लाज्म अलग हो जाता है तो टर्गर प्रेशर 0। भाई लूज कब होगी सेल? कोई सेल लूज कब होगी? जैसे एक बॉल है ना, एक प्लास्टिक की बॉल है और एक रबड़ वाली बॉल है। रबड़ वाली बॉल को हम दबा पाते हैं क्योंकि वो लूज होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे अपोजिट प्रेशर ही नहीं लग रहा है ना, टर्गर प्रेशर 0 हो गया। और यहां पे अगर प्लास्टिक की बॉल है तो उसको हम कितना भी प्रेशर लगाएंगे वो शेप उसका मेंटेन रहेगा, शेप नहीं बिगड़ेगा। मतलब वहां पे टर्गर प्रेशर लग रहा है, अपोजिट प्रेशर भी लग रहा है। तो अगर सेल फ्लैसिड है, लूज है, मतलब वहां पे टर्गर प्रेशर क्या है? 0 है। अगर टर्गर प्रेशर 0 है तो डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट क्या होगा? तो डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट क्या होगा? तो ये होता है ओपी माइनस टीपी। तो यहां पे आप डीपीडी बराबर क्या लिखोगे? ओपी माइनस 0। तो डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट क्या हो जाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट जितना यहां पे लग रहा है वो ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, इफ सेल जो है फुली टर्जिट है, पूरी तरीके से टर्जिट है। टर्जिडिटी का मतलब होता है यहां पे जितना वाल प्रेशर लग रहा है उतना ही टर्गर प्रेशर लग रहा है। पूरी तरीके से टर्जिट है, यहां पे शेप बिल्कुल मेंटेन है। अगर पूरी तरीके से टर्जिट है तो क्या हो रहा है? देखो, पूरी तरीके से टर्जिट है मतलब क्या हो रहा है? पूरी तरीके से टर्जिट है मतलब यहां पे ये प्रेशर लग रहा है टर्गर प्रेशर, ठीक है। ये प्रेशर क्या लग रहा है? टर्गर प्रेशर। तो पूरी तरीके से टर्गिज में क्या होता है कि जितना यहां पे टर्गर प्रेशर लग रहा है उतना ही वाल प्रेशर लग रहा है।
तो फुली टर्जिट वाली कंडीशन में क्या होता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो जाता है टर्गर प्रेशर के। ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो जाता है टर्गर प्रेशर के जब सेल पूरी तरीके से टर्जिट हो जाती है। टर्जिट मतलब एकदम हार्ड हो जाती है। तो टर्गर प्रेशर कितना लगता है? ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर लगता है। तो ना तो पानी अंदर जाता है ना पानी बाहर आता है, ये समझ लो आप। ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ना तो पानी अंदर जाएगा ना पानी बाहर आएगा। ठीक है भाई, टर्गर प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर। तो टर्गर प्रेशर जितना लग रहा है उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा है। दोनों बराबर प्रेशर लगा रहे हैं, दोनों बराबर प्रेशर लगा रहे हैं, तो क्या होगा? ना तो पानी अंदर जाएगा ना ही बाहर आएगा। मतलब डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट क्या हो जाएगा? डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट ओपी माइनस टीपी। मतलब यहाँ पे ओपी माइनस ओपी और टीपी बराबर है तो ओपी लिख सकता हूं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। तो डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट मतलब कोई अंतर आएगा ही नहीं ना तो पानी अंदर जा रहा है ना पानी बाहर आ रहा है, तो डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट 0 हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन पूछा जाएंगे कि अगर सेल टर्जिट है, पूरी तरीके से हार्ड है, तो वहां पे डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट क्या होगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर टोटल प्रेशर के बराबर हो जाता है। यहां पे देखना, ऑस्मोटिक प्रेशर जब टोटल टर्गर प्रेशर के बराबर होता है उस कंडीशन में टर्गर प्रेशर जो है वो मैक्सिमम हो जाता है। इससे ज्यादा इसका प्रेशर नहीं होगा। ठीक है, टर्गर प्रेशर क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है। क्लियर है? ये सेकेंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन पे आते हैं। इफ सेल प्लाज्मोलाइज्ड, अगर सेल क्या हो जाए? प्लाज्मोलाइज्ड हो जाए। ठीक है, मतलब पूरी तरीके से सिकुड़ जाए, श्रिंक हो जाए। तो देखो, सेल पूरी तरीके से प्लाज्मोलाइज्ड कब होती है? मैंने अभी बताया आपको, जब प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है? अलग हो जाता है और सेल क्या हो जाती है? एकदम सिकुड़ जाती है। ठीक है, सेल एकदम सिकुड़ जाती है। सेल कब सिकुड़ती है? प्लाज्मोलाइसिस कंडीशन में सेल कब सिकुड़ती है? मैंने बोला टर्गर प्रेशर क्या हो जाएगा? टर्गर प्रेशर हो जाएगा नेगेटिव। टर्गर प्रेशर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? यह ऑस्मोटिक प्रेशर लगेगा और यहाँ पे टर्गर प्रेशर, ये पानी इंटर करेगा अंदर। मतलब इंटर क्यों कर पा रहा है? टर्गर प्रेशर पूरी तरीके से नेगेटिव हो गया, सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो गई, पूरी तरीके से सिकुड़ गई। सॉरी, अपोजिट बाहर आएगा, यहाँ पे बाहर आता है। ठीक, बाहर आता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन होता है और यहाँ पे लो कंसंट्रेशन होता है और यहाँ पानी जो है हाई कंसंट्रेशन होता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है अंदर से बाहर की तरफ लगता है, तो ये पानी बाहर आ जाएगा। इसलिए पूरी तरीके से प्रोटोप्लाज्म सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है प्लाज्मोलाइज्ड सेल में। तो प्लाज्मोलाइज्ड सेल में कंडीशंस क्या है कि जो टर्गर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। टर्गर प्रेशर क्या हो जाता है? नेगेटिव। अब देखो, डीपीडी बराबर होता है ओपी माइनस टीपी। तो ओपी माइनस, और टर्गर प्रेशर क्या हो रहा है? नेगेटिव, तो माइनस टीपी। ऐसे लिखना या कंफ्यूजन होगा भाई? ये तो इक्वेशन ऐसे ही कि ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर होता है तो नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे टीपी अगर नेगेटिव हो गया तो ओपी माइनस माइनस टीपी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस टर्गर प्रेशर बराबर डीपीडी। ये सिचुएशन बनेगी। अब ये इक्वेशन क्या बोल रही है? ये इक्वेशन क्या बोल रही है? ये इक्वेशन बोल रही है कि डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट जो है ग्रेटर देन हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर से। डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट ग्रेटर देन हो गया। भाई ज्यादा क्यों हो गया? ये x है, x बराबर y प्लस 2। तो यहाँ पे x बड़ा है या y बड़ा है? x बड़ा है। मान लो मैं यहाँ पे y की मान, यहाँ पे मान लो y की मान में 1 रख देता हूँ, y का मान 1 रखता हूँ, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3। लेकिन y का मान क्या है? 1। तो ये x बड़ा है ना। तो यहाँ पे अगर ऑस्मोटिक प्रेशर और टीपी दोनों जुड़ रहे हैं, तो ये दोनों जुड़ रहे हैं, तो वो मान किसका है? डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट का है। तो डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर से बड़ा हो जाता है जब प्लाज्मोलाइज्ड सेल होती है। क्लियर है? और हमने बोला है कि वाटर, डिमांड ऑफ वाटर भी इसको बोलते हैं, डिमांड ऑफ वाटर भी इसको बोला जाता है, डिमांड ऑफ वाटर भी इसको बोला जाता है। तो सबसे ज्यादा डिमांड किसकी होगी वाटर की? तो सबसे ज्यादा होगी प्लाज्मोलाइज्ड सेल की, सबसे ज्यादा। उसके बाद फ्लैसिड सेल की होगी, लूज सेल की, उसके बाद टर्जिट सेल की होगी। ये भी याद रखना सीक्वेंस। प्लाज्मोलाइज्ड सेल की सबसे ज्यादा वही टर्जिट सेल और फिर उसकी सेल। क्लियर है? तो ये डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट भी हमने समझ लिया है, इसके अंदर और कुछ नहीं है। ठीक है, ओके। नाउ अब होता है इम्बिबिशन। इम्बिबिशन तो चलो जब वाटर एब्जॉर्प्शन पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा। इम्बिबिशन का मतलब होता है कि जब हार्ड सरफेस से, या देख ही लो, है ना, इम्बिबिशन का मतलब होता है इम्बिबिशन का मतलब होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन। वाटर का एब्जॉर्प्शन जब एक सॉलिड मटेरियल से हो, समझ में आ गया? जब वाटर का एब्जॉर्प्शन का हो, सॉलिड मटेरियल से हो, तो उसको इम्बिबिशन कहते हैं। समझ में आ गया? बस इतना ही है। मतलब वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ लिक्विड बाय एनी सॉलिड सरफेस। क्या बोलो? वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर
एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय ड्राई वुड। ड्राई वुड मतलब लकड़ी, सूखी लकड़ी, या फिर एनी सॉलिड मटेरियल, एनी सॉलिड मटेरियल, तो उसको बोलते हैं हम इम्बिबिशन। ठीक है, अगर वाटर का एब्जॉर्प्शन किसी ड्राई सॉलिड मटेरियल से हो रहा है या ड्राई वुड से हो रहा है तो उसको हम इम्बिबिशन कहते हैं। और इस पे जो इस समय जो प्रेशर डेवलप होता है, ठीक है, जो प्रेशर डेवलप होता है, जो प्रेशर डेवलप होता है उस प्रेशर को क्या बोलते हैं? इम्बिबिशन प्रेशर बोलते हैं, इम्बिबिशन प्रेशर कहा जाता है। अब इम्बिबिशन रेट की अगर बात करें, रेट ऑफ इम्बिबिशन बात करें, तो अगर में सबसे ज्यादा होता है, अगर में सबसे ज्यादा, अगर के बाद अगर आ जाओ, अगर में सबसे ज्यादा हो तो उसके बाद पेक्टिन में होता है, पेक्टिन के बाद प्रोटीन में होता है, प्रोटीन के बाद स्टार्च में होता है, स्टार्च के बाद सेलुलोज में होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। और इम्बिबिशन देखो, सीड का जो जर्मिनेशन होता है, सीड का जो जर्मिनेशन होता है, ठीक है, सीड का जो जर्मिनेशन होता है वो इम्बिबिशन के थ्रू ही होता है। याद रखना, जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन के दौरान जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, सीड जर्मिनेशन में वाटर का एब्जॉर्प्शन जो होता है बाय इम्बिबिशन, इम्बिबिशन के द्वारा ही होता है, इसके द्वारा इम्बिबिशन के द्वारा ही होता है। और जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है रूट हेयर से, वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है रूट हेयर से, वो भी इम्बिबिशन के द्वारा ही होता है। याद रखना, इम्बिबिशन के द्वारा ही होता है। मतलब इनिशियल प्रोसेस ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, हम कह सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनिशियल प्रोसेस ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इज, तो इम्बिबिशन। भाई वुड से हो रहा है ना, ड्राई वुड से। भाई जैसे मान लो क्या है, प्लांट है, सीधी सी बात है, हम ना क्या समझ रहे हैं हम, ये हमारा प्लांट है, ये हमारी रूट्स है। भाई हम पानी कब देते हैं? जब पानी प्लांट को रिक्वायरमेंट होती है, प्लांट सूखा होता है, तो ये क्या है? ड्राई वुड है, एक तरह से ड्राई वुड ही है ना। भाई हमने पानी थोड़ी ना दिया, अभी ड्राई वुड है। अब ड्राई वुड है, हम जब पानी देंगे तो वो पानी का एब्जॉर्प्शन कौन करता है? ये ड्राई वुड करती है। तो सीधी सी बात है, यहाँ सबसे पहली प्रोसेस क्या होगी? इम्बिबिशन ही होगी। भाई ड्राई वुड से पानी का एब्जॉर्प्शन हो रहा ना। भाई हमने आज वही प्लांट को लगाया तो उसकी जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो सूखी हुई है ना। अगर वो गीली होती, उसमें पानी होता तो हम पानी देते ही नहीं, सूखी हुई है। तो हमने सोइल के अंदर पानी दिया, तो वो पानी रूट के अंदर जाएगा कैसे? तो पहली प्रोसेस में इम्बिबिशन होती है। क्यों? क्योंकि ड्राई वुड है, तो ड्राई वुड पानी एब्जॉर्ब करेगी, उस प्रोसेस को हमने इम्बिबिशन बोला है। सीधी सी बात है, क्लियर है? तो ये इम्बिबिशन भी हमारा कंप्लीट होता है। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम वाटर एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे।